Good morning student, welcome B.Ed class second year. Today topic is Bloom taxonomy. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चों कई बार आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी डिटेल से पूछताछ की जाती है। अगर आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी बड़े ध्यान से पढ़ी होगी या पढ़ोगे तो आप उन क्वेश्चनों के जवाब बड़े आसान तरीके से दे सकते हो। तो आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का विकास कब हुआ था, किसने किया था, कैसे किया था, क्यों किया था। अब किसी ना किसी चीज़ के पीछे कब क्यों कैसे तो होता ही है, उसी आधार पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में भी कब क्यों का बारे में बताया गया है। तो देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी जब ये निर्माण हुआ था तो इसका निर्माण करने के लिए BSW ने इसका निर्माण किया था, इसके बारे में सोचा था। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी चीज़ का विकास करते हैं जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर में चेंज होता रहे, स्टूडेंट अपने आप को कुछ सीखे, कुछ जाने, कुछ पहचाने, ठीक है। तो BSW का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1913 में, यानी 21 फरवरी 1930 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 13 दिसंबर 1999 में, ठीक है। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का निर्माण करने के साथ साथ ब्लूम के साथ उसके सहयोगियों का भी काफ़ी योगदान रहा है। तो जो ये BSW थे ये अमेरिका के थे, ये शिकागो विश्वविद्यालय में स्टडी करते थे और वहाँ के ये प्रोफेसर थे। तो उन्होंने कहा था कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा हम शिक्षण और अधिगम की कल्पना नहीं कर सकते, ये शिक्षण और अधिगम की कल्पना नहीं कर सकता। तो कहा जाता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा ये कहा गया है कि यह शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को एक खोलने की चाबी मानी गई है, कि इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी ने यह भी कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा हम किस प्रकार से इसका ध्यान दे सकते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी हुई थी इसका विकास हुआ था 1956 में। अब देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके बारे में हम कहेंगे कि ब्लूम का अर्थ होता है वर्गीकरण करना, ठीक है। और इसका वर्गीकरण करना है कि शिक्षा के उद्देश्य में प्राप्ति का अर्थ माना जाता है। इसके द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। अब वांछित परिवर्तन का आपने नाम सुना होगा, वांछित परिवर्तन के बारे में जीन पियाजे ने बड़ी डिटेल से बता रखा है, ठीक है। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण कैसे हुआ था, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण हुआ था शिक्षा के उद्देश्यों के द्वारा। अब जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कितने प्रकार के हैं, शिक्षा के उद्देश्य हैं 2 प्रकार के, अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। जो आपका ये अनुदेशात्मक उद्देश्य है इसी को आगे चलकर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा पढ़ेंगे। अब जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है हमारा, इसमें कहा जाता है कि यह उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक होता है। ये बच्चे अपने हिसाब से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें बच्चों को जोर जबरदस्ती हम ज्ञान प्राप्त नहीं करवा सकते। लेकिन जो हमारा सामान्य उद्देश्य है वह एक दिन में प्राप्त नहीं होता है, उसके द्वारा हमें पहली कक्षा से शुरू करके हम उसको विश्वविद्यालय के अंत तक ले जाते हैं। अब कहते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी ने, जब BSW ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का निर्माण किया था तो उन्होंने 3 भागों में इसको विभाजित किया था। पहला इसने किया था ज्ञानात्मक, ठीक है। पहला जो हमारा होता है ज्ञानात्मक पक्ष, उसने ज्ञानात्मक के बारे में बताया था। दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष और तीसरा है हमारा क्रियात्मक पक्ष। जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। अब देखो, ये कॉग्निटिव डोमेन है जो ज्ञानात्मक का वर्णन किया गया था 1956 में, और ये हैंडबुक फर्स्ट में इसके बारे में बताया गया है। इसमें कहा है कि ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के नाम पर चिंतन तथा समस्या समाधान से संबंधित होता है। यानी ज्ञानात्मक कहा गया है कि जो व्यक्ति चिंतन और समस्या जो सोच सकता है, चिंतन का मतलब है जो चीज़ को सोच सकता है और सोचने के बाद उस चीज़ को
सुधार सकता है, यानी उस चीज़ में कहते हैं ना आइडिया लेना और आइडिया लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, जो कहते हैं कि हमें पुनः स्मरण करना, पहचानना, बौद्धिक योग्यता, ठीक है, के बारे में प्रश्नों का विकास किया जाता है। अब इसमें कहा गया है कि ब्लूम ने जो अपने ज्ञानात्मक पाठ को उन्होंने 6 भागों में विभाजित किया गया था। अब 6 भाग कौन कौन से हैं? ज्ञान यानी नॉलेज। अब नॉलेज हमें किस चीज़ का होता है ये बताओ, जो हमारा टॉपिक है नॉलेज। नॉलेज के बारे में हम क्या कहते हैं कि ज्ञान का स्तर का उद्देश्य होता है सीखने वाली उन क्रियाओं से, यानी ये होती है सीखने वाली उन क्रियाओं से इसका वर्णन किया जाता है जो मूल्य की स्मृति से संबंधित होती है, जो हमारे अंत तक यानी विभिन्न पर्यायों तक उसको हम परिभाषित करते हैं और उससे इसके द्वारा हम किसी को पहचानते हैं, स्मरण करते हैं, संबंधित व्यवहार में हमारे वो शामिल हो जाती है। जिससे कहा, जैसे उदाहरण कहते हैं छात्र का प्रकरण को पहचानने की योग्यता, यानी छात्र को टॉपिक पहचानने की योग्यता और उस टॉपिक को याद करने की क्षमता, ठीक है। दूसरा है हमारा बोध। बोध क्या होता है? बोध होता है क्रम आना, यानी वो हमारी सूची के अनुसार हमें सूचना देना, हमें अच्छी आदतों से संबंधित रखना और उसके जैसे अच्छी आदतों से संबंधित करना, यानी उसके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना। तीसरा हमारा होता है प्रयोगात्मक, यानी प्रयोग करना। अब किसी चीज़ को जब हम बोध करते हैं, स्मरण करते हैं, बोध का मतलब होता है स्मरण करना, और जब हम उसको स्मरण करते हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, प्रयोग भी करके देखते हैं। प्रयोग के साथ हम ये देखते हैं कि उसका उपयोग किस आधार पर किया जाता है। जब कहा जाता है कि हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसका हम किस तरीके से कर सकते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है कि ज्ञान का माध्यमिक स्तर क्या है, कि ज्ञान का जो टॉपिक है, जो ज्ञान जिस चीज़ के बारे में ले रहे हैं उसका स्तर क्या है, वो हमारे व्यवहार में कहाँ से आता है, उसकी सूचना हमें कहाँ से मिलती है, उसको हम किस तथ्यों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कहते हैं तथ्यों का विश्लेषण करना, संबंधों का विश्लेषण करना, संगठन सिद्धांतों का विश्लेषण करना, इस आधार पर। अब देखो बच्चों, हमारा 5th पॉइंट है हमारा संगठन और मूल्यांकन। अब देखो ये जो 5th पॉइंट है ये आपका 6th हो गया और जो 6th पॉइंट है ये आपका 5th हो गया। अब हम कह सकते हैं कि जैसे 2001 के अकॉर्डिंग जो आपका 5th पॉइंट था, जो आपका 5th पॉइंट था संगठन, ये आपका 6th पॉइंट बन गया, और जो आपका 6th पॉइंट था मूल्यांकन वो आपका 5th पॉइंट बन गया। ये कैसे बना? ये बना 2001 के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा था कि संगठन, अब देखो ये संगठन क्या होता है? संगठन होता है किसी चीज़ को हम इकट्ठा करना, उन तथ्यों का, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग उस चीज़ को सीखना, यानी हमने बहुत सारी नॉलेज ले ली, जिस चीज़ से हमने ये नॉलेज ली है, जिन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग हमने नवीन ज्ञान विकसित किया है, तो उनका प्रारूप हम कैसे तैयार करते हैं। और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन होता है कि उद्देश्य को सबसे ऊंचा स्तर होता है। ये उद्देश्य का जो होता है हमारा, जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि उस लक्ष्य तक पहुंचना है, वो सबसे ऊपर का स्तर होता है, यानी हमने कार्य कंप्लीट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा उद्देश्य होता है। इसमें कहा जाता है कि शिक्षण कार्य की सफलता तब निर्भर करती है कि विद्यार्थी यह निर्णय ले सके कि उसने जो भी अधिगम किया है, यानी जो भी उसने सीखा है, क्या वह मूल्य की दृष्टि से उपयोगी है, यानी जो वो सीख रहा है क्या वो उसके लिए उपयोगी है, अन्यथा नहीं। क्या उसको वह अपने प्रयोग में कर सकता है या नहीं, या अगर वह जो भी वो ज्ञान ले रहा है वो उसके स्तर का आंतरिक है या बाहरी कसौटियों पे आधारित होता है। बालक के पाठ्य पुस्तक से संबंधित नियमों आदि से के बारे में निर्णय लेने की योग्यता विकसित करता है, यानी उसने जो नॉलेज लिया है उसका वह विकास कर रहा है या नहीं। तो ये होता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। अब ज्ञानात्मक पक्ष के बाद हमारा होता है भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष को हमें अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा भावात्मक पक्ष होता है, ये बच्चों किसने दिया था? ये दिया तो
ब्लूम्स के संयोगी न था, पर कोल्थेल ने इसके बारे में डिटेल से बताया है। लेकिन ब्लूम ने केवल ज्ञानात्मक के बारे में ही इसके बारे में बता रखा है, लेकिन कोल्थेल ने इसके बारे में भावात्मक के बारे में इसको बताया है। इसने कहा है कि इस व्यवहार में बच्चों के चिंतन का निर्माण किया जाता है। यानी भावात्मक का मतलब होता है फीलिंग करना, किसी चीज़ को फील करना, फील के अकॉर्डिंग कार्य करना। यानी मैंने नॉलेज लिया है कि मतलब नॉर्मल तरीके से ले लो कि मैंने नॉलेज लिया है कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक है, मैंने सुनी है या करी, लेकिन ये जब मैं इसको फील करूँगा तब कि मैं उस चीज़ को सुनने के बाद उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करूँ। कि मैंने कई जनों से सुना है कि ये बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो फील जब होगा जब मैं उसको स्टडी करूँगी। तो कहा जाता है कि इसका मतलब होता है कि यह हमारे चरित्र में इसका निर्माण करना, यानी फीलिंग करना। जैसे में छात्रों में नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सहनशीलता, सहायता, लेना देना आदि आता है। इसमें वो अनुभवों पर आधारित है। इसका कहा जाता है व्यक्तित्व अनुभवों पर आधारित होता है। और भावात्मक पक्ष को, अफेक्टिव डोमेन को 5 भागों में विभाजित किया गया है। आग्रहण पर ध्यान देना, यानी पहला टॉपिक है हमारा आग्रहण पर ध्यान देना, यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को ग्रहण करना। अब किसी चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं, कहा जाता है चेतना, ग्रहण करने की तत्परता और नियंत्रण व अचेतनात्मक अभाव। अब किसी चीज़ को जब हम फील करते हैं तो उसको अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, यानी ग्रहण करना, कि यह सीखना कि शिक्षक उसे क्या पढ़ाना चाहता है, इसमें विषय वस्तु की आवश्यकता है या नहीं है, क्या विषय वस्तु आकर्षित है, या वह उसको जो पढ़ रहा है क्या उसको वो ध्यान दे रहा है, अध्यापक छात्र को नागरिक के रूप में उनके कर्तव्य बता रहा है या नहीं। यानी वह जो टीचर के द्वारा जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुक्रिया करना, यानी जो भी चीज़ हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, यानी अनुक्रिया करने की संपत्ति देन, ठीक है। फिर अनुक्रिया करने की तत्परता, अनुक्रिया करने की संतुष्टि, यानी जो भी कार्य किया है हमने किस आधार पे, यानी भावात्मक उद्देश्य का दूसरा स्तर होता है विद्यार्थियों को उचित अनुक्रियाओं से संबंधित रखना। जब छात्रों में किसी विषय सामग्री को ग्रहण करने की इच्छा जागृत होती है, जब उसमें ये इच्छा जागृत होती है तो उन्हें ये देखा जाता है कि वे आत्माभिव्यक्तित्व विकसित करता है या सहायता करता है। छात्र नागरिकता के कर्तव्य करने की सूची में अपने आप का योगदान देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आकलन, ठीक है। अब ये आकलन क्या होता है? आकलन होता है हमारा किसी मूल्य की स्वीकृति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किसी मूल्य के लिए अधिक लगाव या अभिरुचि। फिर है प्रतिबद्धता, यानी आकलन के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रहण किया है उसकी प्रति अनुक्रिया हमने की है या नहीं की है। जिस विद्यार्थियों के विभिन्न विचारों, घटनाओं तथा वस्तुओं से किसी निश्चित मूल्य को प्राप्त करने की आवश्यकता कही जाती है, जिसके आधार पर वह ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन। संगठन क्या होता है? संगठन होता है एक मूल्य प्राणी को धारण करना, एक किसी चीज़ को धारण कर लेना, दूसरा उसका संगठन कर लेना, वो होता है हमारा संगठन, यानी समूह के द्वारा उस चीज़ को प्राप्त करना। फिफ्थ पॉइंट है हमारा चरित्रीकरण और विशेषीकरण। चरित्रीकरण क्या होता है? चरित्रीकरण होता है हमारे भावात्मक यानी स्वभाव में वो चीज़ आ जाना, यानी उसके अकॉर्डिंग हम हर कार्य करने लगते हैं। जैसे कहा जाता है ना, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य का पालन करना ही हमारा जीवन कहलाता है, यानी वो चीज़ हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाना। इस आधार पर होता है हमारा भावात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में कहा जाता है यह 1959 में भी इसके बारे में बताया गया है और 1972 में भी इसके बारे में बताया है। सिम्सन हैरी ने इसके बारे में कहा है और इसने कहा है ये व्यवहार का पक्ष होता है। इसमें व्यवहार का पक्ष
भी कहलाता है। इसमें व्यवहारों के बारे में क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर डोमेन व्यवहारों के द्वारा किया जाता है। इसमें होता है कि इसमें व्यवहारों का विकास होना, यानी स्किल जो होती है हमारे उसका डेवलप होता है। और इसमें स्किल के 2 रूप बताए गए हैं, सुग्राह्मक कौशल और संकलनात्मक कौशल। ठीक है, अब ये सुग्राह्मक कौशल है, ये क्रियाएं होती हैं, इसमें हम लिखना, रोटी तोड़ना, बटन आदि चीज़ों के बारे में जानते हैं। और संकलनात्मक कौशल होता है, इनमें कार्यक्रमों को अतिरिक्त शरीर के उन अंगों के बारे में भी जानते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, उछलना। यानी क्रियात्मक उद्देश्य का मूल कारण होता है स्किल का डेवलप करना। जैसे उद्दीपन, उद्दीपन क्या होता है, किसी भी कार्य करने की उत्साह होना, यानी उस चीज़ की हमें उत्साहितता आना कि मैंने उस चीज़ को भागते हुए देखा है, उस चीज़ को दौड़ते हुए देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी ये कार्य करूं। दूसरा टॉपिक है कार्य करना। कार्य करना होता है कि कार्य करने का कार्य देखकर, किसी को हम कार्य करता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि मैं भी ये कार्य शुरू करूं, तो कार्य करने की रुचि का हमें विकास होना। तीसरा टॉपिक होता है इसमें नियंत्रण, यानी कंट्रोल आना, यानी गलती करना या न करना, यानी उसको ये देखना कि उसको यह पता चल जाता है कि उसने गलती करी है या नहीं करी है, उसके बारे में वह जान जाता है। समन्वय, समन्वय होता है कि उसके समझ में आना, वह ये चीज़ समझ जाना कि ये चीज़ सही है या नहीं है, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उस चीज़ के बारे में जानना। पांचवी है स्वाभाविकरण, यानी आराम से काम करना, यानी स्वाभाविकरण यानी उसके रूल में आ जाना, उसके बिहेवियर में आ जाना कि मुझे किस प्रकार का कार्य करना है, किस तरीके से मुझे अपने आप को विकसित करना है, दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आदत, यानी उसको यह कार्य उसकी रूटीन में आ जाता है, उसकी हैबिट बन जाती है कि मुझे ये कार्य किसके आधार पर किस तरीके से करना है। ओके, आपकी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही समाप्त होती है।